दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम। ये स्कीम क्या है, किसके लिए इफेक्टिव है और किसको इनसे फायदा होगा, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कायदे से ये स्कीम काफी टाइम पहले से इम्प्लीमेंट हो गई है, बट मैं अभी आपको इसके बारे में जानकारी इसलिए देना चाह रही हूँ कि ताकि जिन्होंने भी इस स्कीम को मिस किया है वो इसको मिस ना करें, बिकॉज अब बहुत कम टाइम रह गया है और एक्सटेंशन भी नहीं होने वाली है। जैसे ही आप सीबीईसी के वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि अब सीबीआईसी हो गया है, आप देखिए यहाँ पे ना एक पॉपअप आता है, 13 कैलेंडर डेज only till end of SLBDR scheme on 31st December 2019। ये वन टाइम स्कीम है और इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये स्कीम क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है? दोस्तों, जहां हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए हार्ड है, बहुत रूड हो रही है, बिजनेस ठप होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी स्कीम्स आ रही हैं जो बहुत बेनिफिट कर रही हैं टैक्स पेयर्स को, बट परेशानी कहाँ है कि हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। That means we as taxpayers are unaware of so many schemes जो गवर्नमेंट हमें as benefit, as एक एडवांटेज पोजीशन जो हमें देना चाह रही है, हम नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक ये स्कीम है। काफी लोग को इसके बारे में पता भी होगा, आई एम श्योर, बट जिनको नहीं पता है, क्योंकि ये वन टाइम लास्ट ऑप्शन है आपके पास और बहुत कम टाइम रह गया है इसके लिए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में बताना चाह रही हूँ। बट इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आते हैं अब इसके स्कीम के बारे में। इसके बारे में समझते हैं कि सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019 है क्या। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वन टाइम मेजर दे दिया कि जो भी आपकी पेंडेंसीज, जो भी आपके ऊपर टैक्स की कोई भी ऑर्डर, नोटिस एक्सेट्रा थे, कोई भी आपके ऊपर ऑलरेडी एक टैक्स लायबिलिटी खड़ी थी, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो बहुत ही कम अमाउंट में। लेकिन ये वन टाइम है और ये कब से शुरू हो चुकी थी? ये 1 सितंबर से शुरू हो चुकी थी और एक्चुअल में ये 31 दिसंबर तक है। अभी तक एंटिसिपेटेड ये था कि शायद ये स्कीम को एक्सटेंड कर देंगे, बट बहुत क्लियरली अब सीबीआईसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि दिस स्कीम शैल नॉट बी एक्सटेंडेड। अगर आपको ये लेना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, अभी कर लो, उसके बाद हम नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद इसमें आप क्या करोगे? यू विल डिक्लेयर द अनपेड टैक्स एंड पे अ वेरी फ्यू अमाउंट। यानी इसमें बेसिकली अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपको 70% का तो रिलीफ ही मिल जाएगा। यानी कुछ केसेस में 70% है वो रिलीफ, कुछ में 60% है। दैट मीन सिर्फ बैलेंस 30 या 40% ऑफ टैक्स ही आपको पे करना पड़ेगा। पेनल्टी का तो पूरा ही वेवर हो जाएगा। ठीक है, अब वो किस स्कीम में क्या है वो चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इसमें देखो, द स्कीम इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन इम्यूनिटीज including the penalty, interest or any other proceedings including the prosecution। यानी अगर वो आपकी अरेस्ट भी, यानी मे बी आपका कोई किसी फ्रॉड में कुछ भी इस तरह का आपके पास ऑर्डर सर्व हो रखा था, आप पे प्रोसिक्यूशन भी हो सकती थी, तो उस सिनेरियो में अगर आप इस स्कीम में ऑप्ट करके टैक्स पेमेंट कर देते हो तो आपको सब जगह से सुरक्षित कर दिया जाएगा। दैट मीन्स आप पे फर्दर किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू होंगी। पर दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात पता है क्या है कि अगर आप एक बारी टैक्स पे कर देते हो तो आपका वो टैक्स का पैसा, यानी वो पैसा वापस नहीं आएगा। यानी आपको बहुत सोच समझ के इस स्कीम को देखना होगा कि क्या ये आप पे एक्चुअल में एप्लीकेबल है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो या नहीं। बिकॉज मे बी ऐसा हो सकता है कि वो शायद आप पे एप्लीकेबल ना हो और फिर अगर आपने टैक्स पेमेंट कर दी तो वो वापस नहीं होगी, यानी रिफंड नहीं होगा। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? पहली बात तो जो मैंने अभी आपको बताया, इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर हो जाएगा। कोई फर्दर आपसे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी उस पर्टिकुलर ऑर्डर या नोटिस के रेस्पेक्ट में जो भी आप पे सर्व हुआ होगा, जिसमें आप, जिसके ल्यू में आपने टैक्स पेमेंट किया होगा। आप प्रोसिक्यूट भी नहीं होगे, ये दोबारा से प्रोसीडिंग ओपन भी नहीं करी जाएगी। और जो भी आपने प्री डिपॉजिट पहले से कर रखा होगा, मे बी अगर आपका ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा में था, आपने प्री डिपॉजिट कर रखा था अमाउंट, ठीक है, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था, तो वो प्री डिपॉजिट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो ये वाले अमाउंट को पे करने में। ठीक है, यानी प्री डिपॉजिट और एनी अदर डिपॉजिट्स मेड प्रीवियसली इट शैल बी एडजस्टेड। और कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आएगा आपकी सुनवाई के बिना, यानी आपकी सुनवाई भी पूरी करी जाएगी। नो फाइनल डिसीजन विदाउट अ पर्सनल हियरिंग। फिर उसके बाद proceedings under the applicable laws shall be started within a time limit of 1 year
ओनली इफ द डिक्लेरेशन मेड अंडर वॉलंटरी डिस्क्लोजर इज प्रूवन फॉल्स। यानी अगर आपने गलत जानबूझ के फ्रॉडुलेंट डिटेल्स दी है तो आप पे प्रोसीडिंग्स खुल सकती है कि भाई आपने अभी जो टैक्स पे किया वो भी अंडर फ्रॉड किया, बट अदरवाइज अगर आपने बोनाफाइडी तरीके से आपने पेमेंट किया तो आप पे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आप बेनिफिट देखो। आप इस स्कीम को, मैंने छोटा सा एक इसका टेबल बनाया है, इस टेबल पे आप देख सकते हैं कि अगर आप पे टैक्स रिलेट करते थे आपके किसी शो कॉज नोटिस को लेकर या अपील को लेकर, तो अगर वो अमाउंट आपका अप टू 50 लाख था तो आपको रिलीफ कितना मिल जाएगा, 70% का। दैट मीन्स अगर मानो आपका 50 लाख का ड्यूटी था, 50 लाख की पेमेंट बनती थी, तो 70% उसका कितना हो गया आपका, सिंपल आपका 35 लाख हो गया। ठीक है, 35 लाख रुपए आपको डिपॉजिट ही नहीं कराना पड़ेगा। दैट मीन्स आप सिर्फ 15 लाख डिपॉजिट कराओ एंड यू आर फ्री। ठीक है, उसके बाद आपको 1 रुपया आपसे नहीं मांगेगी सरकार। सेम वे अगर आप पे शो कॉज नोटिस था फॉर लेट फीस और पेनल्टी ओनली, अगर लेट फीस और पेनल्टी का ही था तो 100% वेवर है। यहाँ तो आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन में आ जाओगे। अगर आप इंक्वायरी में थे, इन्वेस्टिगेशन में थे, ऑडिट पेंडेंसी थी आप पे, तो उस सिनेरियो में भी आपको रिलीफ मिलेगा। सेम वे वॉलंटरी डिस्क्लोजर अगर आप करना चाहते हो तो भी कुछ केस में रिलीफ है। अदरवाइज अगर आप वॉलंटरी डिस्क्लोज करते हो कि भाई मेरे पास इस तरह की अमाउंट थी जो मैंने गलत अवेल कर रखा था या मुझे पे करना बनता था, तो वहां पे आपको ऐसा रिलीफ नहीं है। बट अदरवाइज अगर किसी भी तरह की और प्रोसीडिंग्स आप पे चल रही थी तो उस सिनेरियो में आप डेफिनेटली रिलीफ ले सकते हो। बट दोस्तों, इसके साथ में एक पॉइंट दोबारा से ये रिपीट करना चाहूंगी, पहले आप अपने ऊपर ये स्कीम की एप्लीकेबिलिटी जरूर जानिएगा, तभी इस स्कीम में पेमेंट करना। बिकॉज अगर गलती से आपने गलत तरह से पेमेंट कर दी ना तो वो वापस आने का कोई स्कोप नहीं है। एंड आई एम श्योर जो भी इस स्कीम में ऑप्ट करने वाले होंगे उनका अमाउंट कोई स्मॉल अमाउंट नहीं होने वाला है। दैट मीन्स हर एक व्यक्ति के लिए पैसा क्योंकि हार्ड अर्न मनी होता है, तो आप पहले इसको अच्छे से चेक करिए फिर ही स्कीम में जाइए। अभी भी 13 दिन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है, वही चीज जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि आपका ड्यूटी और टैक्स अमाउंट कितना स्टेट होना चाहिए। दैट मींस स्टेटस ऑफ मैटर क्या है कि कोई भी शो कॉज नोटिस जो है आप पे इश्यू हो चुका है और वो पेंडिंग है कब, 30 जून 2019 को। ठीक है, या फिर वेयर वन और मोर अपील्स आर राइजिंग आउट ऑफ नोटिस, जो नोटिस से अराइज होके जो अपील है आपके पास, इट हैज बीन फाइल्ड एंड द सेम इज और आर पेंडिंग ऑन 30 जून, वो अभी भी पेंडिंग है। लेकिन ठीक है, आपका साथ में क्या है, ड्यूटी और टैक्स अमाउंट डिस्प्यूटेड इन द अपील है, यानी इसको हम सिंपल भाषा में बोले तो। फिर उसके बाद वेयर बोथ यानी द असेसी एंड द डिपार्टमेंट दे हैव प्रेफर्ड अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर, अगेंस्ट ऑर्डर के आपने अपील कर रखा है एंड अगेन दैट इज पेंडिंग ऑन 30 जून 2019। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ ड्यूटी और द टैक्स अमाउंट डिस्प्यूटेड इन द अपील ऑफ द असेसी एंड द डिपार्टमेंट। ठीक है, अब कितना है, वो 50 लाख तक है या 50 लाख से ज्यादा है ये डिस्प्यूटेड अमाउंट, अकॉर्डिंगली आपका टैक्स रिलीफ जो आपको मिलेगा स्कीम में वो वेरी कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पे आपकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट अंडरटेक हो रहा है एंड द अमाउंट इज क्वांटिफाइड ऑन और बिफोर, यानी यहाँ पे अमाउंट क्वांटिफाई होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स अगर आपकी ऑडिट चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट आपका अमाउंट क्वांटिफाइड नहीं है तो आप इस स्कीम में नहीं आओगे। इस तरह के जो बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों, जो मेजर आपकी एलिजिबिलिटी पे अफेक्ट कर सकते हैं कि आप पे वो स्कीम लगेगी भी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप क्वांटिफाइड यानी डेटा, आपको जो अमाउंट है टैक्स का या पेनल्टी का वो आपका क्वांटिफाइड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इतना ही आप पे लायबिलिटी बनता है। फिर इन केस ऑफ अमाउंट इन अरियर्स, फिर आता है इन केस ऑफ अमाउंट इंडिकेटेड एज पेएबल इन रिटर्न्स बट नॉट पेड बाय द असेसी, यानी आपने पे नहीं किया बट आपने रिटर्न में तो दिखाया था, यानी अमाउंट आपका पता है, आपको इतना ही अमाउंट बनता है। फिर उसके बाद a voluntary disclosure of tax liability by a registered or unregistered, यानी आप रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप इस तरह का कोई भी डिस्क्लोजर वॉलंटरली करते हो तो आप पे कोई रिलीफ नहीं होगा। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि नॉट एलिजिबल टू मेक अ डिक्लेरेशन अंडर द स्कीम, वही पॉइंट जो मैंने कहा कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है, अब इन्होंने और अच्छे से इसको क्लियर किया है। 8 पॉइंट्स है। पहली चीज, अगर आप एक्साइजेबल गुड्स जो कि 4th शेड्यूल में है सेंट्रल एक्साइज एक्ट के, उसमें हो तो नहीं लगेगी आप पे स्कीम। अगर आपने एप्लीकेशन डाल रखी है सेटलमेंट कमीशन में तब भी नहीं लगेगी। आप कन्विक्टेड हो किसी भी ऑफेंस के फॉर द मैटर फॉर विच ही इंटेंड्स टू फाइल द डिक्लेरेशन, अगर उसी मैटर में आप कन्विक्टेड हो तो भी आप पे नहीं लगेगा।
देन इशूड अ शो कॉज नोटिस फॉर एरोनियस रिफंड, यानी रिफंड आपने गलत अप्लाई कर दिया था, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको शो कॉज नोटिस आया तो भी आप पे ये स्कीम नहीं लगने वाली है। फिर वो बोलते हैं वॉलंटरी डिस्क्लोजर आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू एनी इंक्वायरी, आप पे ऑलरेडी इंक्वायरी हो चुकी है, उसके बाद आपने वॉलंटरली डिस्क्लोज किया है, या फिर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, इसी तरह से ऑडिट हो चुका है, एंड फाइल्ड रिटर्न, आपने फाइल भी कर दिया रिटर्न को, इंडिकेटिंग द ड्यूटी विच इज पेएबल, पर आपने एक्चुअल में पे नहीं किया है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं सब्जेक्ट टू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट एंड ड्यूटी इन्वॉल्व हैज नॉट बीन क्वांटिफाइड, यही पॉइंट मैंने पहले बोला था कि क्वांटिफाइड, आपको पता होना चाहिए आपका अमाउंट कितना है, बिना उसके ये स्कीम नहीं लगेगी आप पे अगर आपका इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट वाला सिनेरियो है। फिर कहते हैं कि इशूड अ शो कॉज नोटिस एंड फाइनल हियरिंग हैज टेकन प्लेस ऑन और बिफोर 30 जून, यानी फाइनल हियरिंग हुई है अभी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अपील बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट फोरम एंड हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड ऑन और बिफोर 30 जून, यानी वहां पे वो फाइनली डिसाइड हो गया, यानी अभी हमने जो देखा था तो पेंडेंसी वाला मैटर था, यहाँ पे अब ऑलरेडी डिसाइड हो गया तो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। फिर इसके बाद रेस्ट्रिक्शंस क्या है स्कीम की, इट शैल नॉट बी, यानी जो आप अमाउंट अब पे करोगे ना स्कीम में, वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से नहीं पे कर सकते, दैट मींस आपको पे करना पड़ेगा कैश से, दैट मींस आपको बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन रूट करनी पड़ेगी, एंड जो आप पेमेंट कर दोगे इट शैल नॉट बी टेकन एज इनपुट और एंटाइटल एनी पर्सन टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट, नहीं आपको अलाउ करा जाएगा कि जो आपने पेमेंट किया आप उसको एज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करो, ठीक है, ना ही ये रिफंडेबल होगा। दोस्तों ये थर्ड पॉइंट ना बहुत मेजर रेलेवेंस का हो जाता है, बिकॉज हल्की सी भी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, जहां हम बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं वो कहीं हम पे उल्टा ना पड़ जाए, तो तभी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करिएगा, बार बार अच्छे से उसको चेक करना, तभी स्कीम में जाना। और अगर आप इस स्कीम में जाते हो और एक्चुअल में आप पे वो एप्लीकेबल होते तो नो डाउट आपको बहुत बेनिफिट है, क्योंकि 70% का रिलीफ इज नॉट अ छोटा अमाउंट, वो ऑटोमेटिकली काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है और आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आप किस तरह से इसमें अप्लाई करोगे, कोई भी जो टैक्स पेयर इस स्कीम में जाना चाहता है वो क्या करेगा, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एक्साइज में, ठीक है, तो सिंपल सीबीआईसी की वेबसाइट पे लॉग इन करो और अकॉर्डिंगली आप पार्ट बी भर दो SLVDR फॉर्म 1 का, फिर आप कोई भी एक मेजर कैटेगरी और फिर एक सब कैटेगरी सिलेक्ट कर दो, ठीक है, और फिर अकॉर्डिंगली आप ये सिलेक्ट कीजिए कि यू कैन अप्लाई फॉर 1 शो कॉज नोटिस और ऑर्डर इन ओरिजिनल और ऑर्डर इन अपील, यानी किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हो, फिर उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल केसेस है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल इस तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो आप क्या करोगे, आपको सेपरेट फॉर्म्स भरने पड़ेंगे उस सिनेरियो में, ठीक है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी सीबीआईसी पे जाओगे, बट आप क्या करोगे, आप पार्ट ए भरोगे SLVDR फॉर्म 1 का, ना कि पार्ट 2, ठीक है। और जैसे ही आपने ये फॉर्म भर दिया ना, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, यानी ये भी कुछ हद तक जीएसटी के रिटर्न्स की तरह हो गया कि अगर आपने डाल दिया ना तो आप चेंज नहीं कर सकते हो आप इसको। अब व्हाट इज द प्रोसेस टू अप्लाई फॉर द सबका विश्वास की, अब इसमें दोस्तों मैं वही सेम चीज को अब एक आपको फ्लो चार्ट पैटर्न में बता देती हूँ ताकि आपको इजीली रिकॉल हो जाए और इजी आप समझ जाएं। अब सिंपल टैक्स पेयर क्या करेगा, ही कैन मेंशन इन SLVDR फॉर्म 1 कि उसको वो अग्री करता है सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट से या नहीं करता। अगर नहीं करता है तो क्या होगा, सीबीआईसी की जो ऑफिसर्स है उनके पास वो इन्फॉर्मेशन चले जाएगी, वो क्या करेंगे, पर्सनल हियरिंग देंगे, आपको आपकी सुनवाई करेंगे, अगर आपको सही लगता है SLVDR 2 में आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो भी अग्रीमेंट या डिसअग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, टैक्स पेयर बताएगा उसकी ओपिनियन अबाउट द अमाउंट जो पेएबल है बाय सीबीआईसी ऑफिसर्स इन SLVDR फॉर्म नंबर 2 वाया SLVDR फॉर्म नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल जो होगा वो कम्युनिकेशन ऑफिसर के थ्रू आ जाएगा, दे विल कम्युनिकेट यू द फाइनल अमाउंट इन SLVDR 3 जो आप पे करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। और आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा ये पूरी ड्यूटी को पे करने का। फिर दोस्तों अकॉर्डिंगली जैसे ही आप ये पेमेंट कर दोगे ना, आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आ जाएगा SLVDR 4 में, यानी इसके बाद कभी भी आपकी ये वाली प्रोसीडिंग को दोबारा नहीं उठाया जाएगा, प्रोवाइडेड आपने इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट होगी। अगर ये फ्रॉड होता है, फॉल्स होता है, तो नो डाउट इसमें भी दोबारा से प्रोसीडिंग फिर उस सिनेरियो में खुल सकती है, अदरवाइज कभी भी नहीं खुलेगी, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस आपका 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड किया हुआ है, आपको मेल आईडी भी मैंने प्रोवाइड करी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा दोस्तों, इसके साथ एक पॉइंट मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत बड़े, क्योंकि टैक्सेस चेंज हो रहे हैं, जीएसटी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हम लोग को सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में भी कुछ बात करनी चाहिए कि किस तरह का सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करें। 8 जो फ्री सॉफ्टवेयर है जो जीएसटी पोर्टल ने हमें दे रखे हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मेरी वीडियो भी है और मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ये वाला लिंक शेयर कर दूंगी।
बट इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे हम लोग सीएज हैं या जो भी कंसल्टेंट्स मल्टीपल क्लाइंट्स का डेटा हैंडल कर रहे हैं, या फिर टैक्स पेयर अगर खुद अपने रिटर्न भरना चाह रहे हैं, तो इसके लिए पर्सनली जो मैं अपना सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। आप इसको प्लीज प्रमोशन की तरह मत लीजिएगा, सिंपल, क्योंकि मैं इसको करती हूँ और मेरे पास बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करते हो। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसी पॉइंट से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए भी है, साथ ही साथ जो कंसल्टेंट्स या सीएज हैं जो अपना पूरा डेटा हैंडल करते हैं काफी सारे क्लाइंट्स का, उनके लिए भी है। और क्योंकि ये चीज आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दिया, अगर आप वो परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट के लिए आप TWT50 कोड आप यूज कर सकते हैं, नीचे मैंने कोड भी दे रखा है, लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करा है। दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।